नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को। तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं तुम्हारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। कामयाबी हम सब के लिए बहुत अहम है और हम सब चाहते हैं कि कामयाबी हासिल करें, और वो भी ऐसी कामयाबी के नाम हो। हम जिस भी शोबे में हैं, हम चाहते हैं कि उस शोबे में हम फ्लैग बियरर बने और हम हर हद को पार करना चाहते हैं। और आम तौर पे हमारी कामयाबी को माइलस्टोन से नापा जाता है। हम खुद को माइलस्टोन देते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ? और जब तुम वो हासिल कर लेते हो कि क्या मैं उससे कुछ ज्यादा कर सकता हूँ, और फिर जब वो हासिल कर लेते हो कि क्या मैं और कुछ ज्यादा कर सकता हूँ, तो कामयाबी हमेशा रिलेटिव है। कामयाबी हमेशा कंपेरेबल है, और कभी कभी हम दो माइलस्टोन या दो लोगों के दरमियान भी कामयाबी को कंपेयर कर बैठते हैं, मगर आम तौर पे एक ही फील्ड से। तो मिसाल के तौर पे क्रिकेट खेलने में ज्यादा कामयाब किसको कहोगे? क्या तुम कहोगे कि रिकी पोंटिंग ज्यादा कामयाब है या सचिन तेंदुलकर ज्यादा कामयाब है? मिसाल के तौर पे दोनों के रिकॉर्ड्स काफी करीबी है, मगर सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है कि सचिन तेंदुलकर एक बड़ी कामयाबी है, उन सेंचुरीज के लिहाज से जो उन्होंने बनाई, उन वनडे मैचेस के लिहाज से जो उन्होंने खेले, और दोनों फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में सेंचुरीज, उनका स्ट्राइक रेट, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग पर राज किया, उनकी साल दर साल एक जैसी कारगुजारी और वो जिम्मेदारी जो उस शख्स ने उठाए, क्योंकि वो इंडियन बैटिंग के सबसे बड़े सुतून और सहारा थे। जबकि रिकी पोंटिंग की टीम में बहुत सारे सुतून थे जो उनका दबाव हल्का कर सकते थे, और वो दूसरे खिलाड़ियों पे भी भरोसा कर सकते थे। मगर सचिन तेंदुलकर का मामला अलग था, और इसी वजह से उन्हें न सिर्फ सबसे अजीम बल्कि क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी माना जाता है। मगर तुम क्या कंपेयर कर सकते हो एक सचिन तेंदुलकर को, फर्ज करो, विश्वनाथन आनंद से? वो एक पेचीदा बात हो जाएगी, तुम जानते हो, कंपेयर करना, क्योंकि वो दो अलग अलग खेल हैं, मगर दोनों ने अपने अपने खेल पे बहुत लंबे अरसे तक राज किया है, बहुत लगातार साल दर साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, मुखालिफ को बुरी तरह पटखनी दी है, और आगे नहीं। तो वहां पे कामयाबी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि कंपैरिजन के कोई तय पैमाने मौजूद नहीं है। हम फिर भी बैठ के कुछ पैमाने बना सकते हैं और फिर साबित कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि किसने ज्यादा पैसा बनाया और किसके ज्यादा फैंस हैं, और उसे कामयाबी के निशान के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कामयाबी हमेशा एक दूसरे के निस्बत ही होती है, और इसलिए हमारी जिंदगी में जब हम कामयाबी के वो पैमाने बनाते हैं, तो सवाल खड़ा होता है, क्या मैं कामयाब हूं, या क्या मैं जिंदगी में कामयाब होऊंगा? एक चीज जो अहम है वो ये कि जब हम कामयाबी के सवालात देख रहे होते हैं, क्या मैं इस चीज में कामयाब होऊंगा, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ होता है ना? मिसाल के तौर पे, क्या मैं जिंदगी में कामयाब होऊंगा? जब लोग मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे ये भी पूछते हैं, क्या मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा? और उनके नजदीक कामयाबी बड़े पैमाने पे ये है कि अगर मैं पैसा नहीं बनाता तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कामयाब होऊंगा? तो किसी ने मुझसे पूछा, क्या मैं अपनी तालीम में, तुम्हें पता है, ऊंची डिग्रियां हासिल करूंगा और सब कुछ? तो मैंने देखा कि उसका 9वां घर बहुत जबरदस्त है, उसके पास बृहस्पति बहुत अच्छा है, और बृहस्पति लग्न पे भी नजर रख रहा था, और बुध भी काफी अच्छा था। तो मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे पास अक्ल है, तुम्हारे पास दानिश है, और तुम पे खुदा का करम है, तुम बहुत सारी डिग्रियां पाओगे। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या मैं बहुत सारा पैसा बनाऊंगा? और फिर मैंने देखा कि उसका दूसरा घर इतना जबरदस्त नहीं था, और दूसरे घर के हवाले से, और तुम्हें पता है, दूसरे इशारों के हिसाब से पैसे की तरफ, मान लो 11वां घर, दूसरे घर का मालिक, वहां पे पैसा उतना ज्यादा नहीं था जब तुलना करें उस तालीम और ऊंची पढ़ाई के जो उसे हासिल होने वाली थी। तो मैंने उससे कहा कि वो तो इतना पढ़ाई लिखाई में, ऊंची तालीम में डूबा हुआ है और सब। मैंने कहा, तुम्हें पता है, बेवकूफी है कामयाबी? मैंने कहा, पैसा नहीं, शायद तुम उतना ना बना पाओ, मगर अदबी कामयाबी के लिहाज से तुम्हें बहुत कामयाबी मिलेगी, और तुम्हारे शोबे में नाम और शोहरत होगी।
लोग तुम्हें गुरु समझेंगे और सब कुछ। मगर वो मायूस लग रहा था क्योंकि उसे जितने पैसे की तवक्को थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, तूने मुझसे पूछा था कि कैसे, कि तू कामयाब होगा या नहीं, है ना? उसने कहा, हाँ, मैंने तुमसे वो सवाल पूछा था। तो मैंने कहा, तू बहुत कामयाब होगा क्योंकि तेरे पास ऐसी कुंडली है जहां तुझे नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, लोग तुझे गुरु मानेंगे, तुझे ज्ञान मिलेगा और सब कुछ, और तेरे करियर में हमेशा एक सी रफ्तार रहेगी। उसने कहा, मगर क्या फायदा अगर पैसा इतना नहीं है? तो फिर मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं? तो उसके नजदीक कामयाबी का पैमाना पैसा था। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं और पूछते हैं, क्या मैं बहुत कामयाब होऊंगा? तो मैं फिर गौर से पूछता हूं, तुम्हारे लिए कामयाबी का क्या मतलब है? तो मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे पूछा, मैं गाना बजाना करता हूं और मैं गाना गाना चाहता हूं और मैं बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करना चाहता हूं, क्या मैं अपनी पहचान बना पाऊंगा? एक उभरता हुआ नया गाने वाला जो बॉलीवुड में भी अच्छा करने लगा है। मैंने कहा, हाँ, तू बहुत पैसा कमाएगा, तेरे गाने होंगे। और वो एक ऐसा शख्स है जो मुझसे 10 साल से सलाह ले रहा है, उस वक्त भी जब उसका नाम भी नहीं जाना जाता था। तो मैंने उसका सफर देखा था और अब वो काफी आराम से है और वो अच्छे गाने गाता है। तो मैंने उसे उस वक्त कहा था, तू गाने रिकॉर्ड करेगा, अच्छा करेगा, लोग तेरा नाम जानेंगे और तू बड़े बैनर्स के साथ काम करेगा, तू बड़े सितारों के साथ काम करेगा और तू बहुत अच्छा करेगा। तो उसने पूछा, क्या मैं गाने बजाने में बड़ा आदमी बनूंगा? तो मैंने कहा, बड़े आदमी से तेरा क्या मतलब है? क्या तू? तो उसने कहा, क्या मैं मोहम्मद रफी बनूंगा? क्या मैं किशोर कुमार बनूंगा? या क्या मुझे लता मंगेशकर जैसी चाहत और कामयाबी मिल सकती है? बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है, अपनी कामयाबी को कंपेयर करना। तू बहुत कामयाब होगा, मगर क्या तू उन बुलंदियों तक पहुंचेगा? मैं सच में नहीं जानता। दुआ है कि पहुंचे। मगर उसे काफी हद तक कामयाबी तो मिलती नजर आ रही थी, मगर उस हद तक नहीं कि वो बन जाए। तो मैंने कहा, तेरे पास नाम होगा, शोहरत होगी, पैसा होगा, तुम्हें पता है, सब कुछ होगा, मगर वो बुजुर्गी मैं तुझ में नहीं देखता, क्योंकि उसका सूर्य कमजोर था, वो ऐसा नहीं था, वो उस बुलंदी तक नहीं जाएगा। तो वो बहुत मायूस हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कामयाबी हम सब के लिए अलग खेल है। कामयाबी की परिभाषा हर किसी की अलग है और इसी वजह से ये सवाल, क्या मैं कामयाब होऊंगा, एक बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि हम में से हर एक के लिए कामयाबी का मतलब अलग अलग है। तो मिसाल के तौर पे तुम एक घरेलू औरत के लिए कामयाबी की तारीफ कैसे करोगे? एक लड़की जिसकी शादी शायद 15-16 साल की उम्र में हो जाती है। हिंदुस्तान में कुछ सूबों में इसकी इजाजत है और मेरा मतलब है कम से कम कानूनन तो नहीं, मगर लड़कियां अब भी छोटी उम्र में ब्याह दी जाती है और सारी जिंदगी वो एक घरेलू औरत बनी रही। उसने अपने मियाँ की खिदमत की और फिर बच्चों की, और बाद में शायद तुम्हें पता है, उसके बच्चों के बच्चे, शायद उसके पोते पोतियां, और फिर एक दिन चैन से दुनिया से कूच कर गई। उसने अपने फर्ज पूरे किए, उसने अपने खानदान को खुश रखा, उनकर देखभाल की, उसे भी, तुम्हें पता है, अपने गमों का हिस्सा मिला, उतार चढ़ाव आए, और फिर वो चली गई। क्या तुम ऐसे शख्स को कामयाब कहोगे? और अगर तुम उस शख्स से पूछो, और मेरे पास कुछ लोग हैं जो घरेलू हैं, औरतें और मर्द भी, जिन्होंने बच्चों के लिए सहारे का किरदार अदा किया है और आगे नहीं, और उनकी पूरी जिंदगी बच्चों की कामयाबी के लिए वक्फ हो गई, वो फख्र महसूस करते हैं कि उनके बच्चों ने इतना कुछ हासिल किया, और वो कहते हैं कि मैंने उस दिन खुद को कामयाब महसूस किया था, जिस दिन मेरे बेटे को ये मिला, जिस दिन मेरे बेटे ने ये हासिल किया। और इस तरह उनकी सारी जिंदगी बच्चों की कामयाबी के नाम हो गई। और मिसाल के तौर पे कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो, जब उन्हें इतनी ज्यादा कामयाबी मिल जाती है, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और फिर माँ बाप वो उन बच्चों को कामयाब मानते हैं। क्या तुम और मैं अपनी जिंदगी को बहुत कामयाब मानेंगे अगर हमने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी? बच्चों ने कुछ हासिल भी किया,
मगर वो अब हमारे साथ नहीं है। उनका, तुम्हें पता है, हमसे कोई राब्ता नहीं है और उन्होंने हमें हकीकत में छोड़ ही दिया है। तो इस पे गौर करो। तो ये सच में पेचीदा बात है। हम जिंदगी में कामयाबी को कैसे देखते हैं? मगर हर किसी की अपनी सोच है। जब तक वो चीज उसे वो इत्मीनान देती है, शायद खुशी ना दे मगर इत्मीनान दे। एक अकेला माँ बाप शायद खुश ना हो, मगर वो इत्मीनान रख सकता है कि मैंने अपना, ये मेरा निशाना था कि मैं अपने बच्चों को खड़ा करूं, उन्हें एक मुकाम पे पहुंचाऊं, और वो उस मुकाम से भी ज्यादा पहुंच गए हैं। तो मैं अपनी कामयाबी से इत्मीनान रखता हूं, क्योंकि वो अपनी कामयाबी को बच्चों की कामयाबी से जोड़ रहे हैं। उन्हें इत्मीनान हो सकता है पूरी तरह खुश न हो, क्योंकि तुम्हें पता है ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे। तो हम कामयाबी की परिभाषा कैसे करते हैं, ये अहम है। मैंने करियर पे एक अलग वीडियो बनाया है, मिसाल के तौर पे, जो ज्यादा करियर के नजरिए से है, और मैंने खुशी पे भी एक वीडियो बनाया है कि तुम कैसे खुश रहोगे या नहीं। मगर खुशी दिल का हाल है, कामयाबी कुछ हद तक दिल का हाल ही है, क्योंकि तुम वो माइलस्टोन खुद बना रहे हो। मैंने ये हासिल कर लिया, क्या मैं एक और माइलस्टोन हासिल कर सकता हूँ? और एक और एक और। खुशी के साथ कभी कभी हम खुशी को माल और दौलत से भी जोड़ सकते हैं, मगर आम तौर पे खुशी का मतलब एक समग्र चीज है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स शायद सोचे, जब उसके सामने सवाल रखा जाता है, तुम्हें पता है, जब वो ये सवाल पूछता है, क्या मैं खुश रहूंगा? और तुम उससे पूछो, अच्छा, तुम्हारे लिए खुशी का क्या मतलब है? तो वो शायद कहे, मेरे लिए खुशी का मतलब है, क्या मैं तंदुरुस्त रहूंगा? क्या मेरे पास दौलत होगी? क्या मेरा नाम और शोहरत होगा? क्या मैं कामयाब रहूंगा? और क्या तुम्हें पता है, मैं तंदुरुस्त रहूंगा? तो कामयाब होना खुशी का हिस्सा है, तंदुरुस्ती खुशी का हिस्सा है, एक अच्छा खानदान होना खुशी का हिस्सा है। तो खुशी एक बड़ा मकसद है, और करियर में कामयाबी या पैसे में कामयाबी खुशी का एक हिस्सा है, मिसाल के तौर पे। तो ये नजरिए की बात है। तो मैंने खुशी पे भी एक वीडियो बनाया था। मैंने सोचा कि मुझे कामयाबी पे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उस खुशी वाली वीडियो के बाद मुझे किसी का फोन आया और उसने कहा, क्या ये वीडियो कामयाबी के बारे में है या खुशी के बारे में है? मैंने इस पे सोचा और कहा, नहीं, ये खुशी के बारे में है कि तुम खुश रहोगे या नहीं, और जिंदगी के किस हिस्से में तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी, किस सूरत में। फिर उसने कहा, फिर कामयाबी का क्या? मैं शायद खुश न रहूं, मगर मैं एक हद तक कामयाबी तो हासिल करना चाहता हूं। ये कैसे होगा? तो मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बात समझ में आए। कामयाबी और खुशी बिल्कुल एक जैसी नहीं है। और मुझे याद है एक मजमून पढ़ा था जिसमें डोपिंग का जिक्र था, खेलों में डोपिंग। और किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि कैसे कभी कभी एथलीट और खिलाड़ी ड्रग्स इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं, नशीली दवाएं, ताकत बढ़ाने वाली, हालांकि वो जानते हैं कि वो दवा उनकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। और हालांकि ये शायद अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में उनकी कारगुजारी बढ़ा दे, और शायद उनकी उम्र भी 10-15 साल कम कर दे, कुछ सूरतों में 20 साल तक। फिर भी कुछ एथलीट, कुछ खिलाड़ियों ने वो ताकत बढ़ाने वाली दवाएं लेने का चुनाव किया, उस ओलंपिक की शान के लिए, ताकि वो कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंच सकें जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। और उन्हें कोई अफसोस नहीं। उनमें से बहुतों ने साफ कहा है, मैंने वो ड्रग इसलिए लिया क्योंकि मैं वो ओलंपिक मेडल हासिल करना चाहता था। मेडल मेरे लिए सब कुछ है, चाहे मुझे पैसा मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, कामयाबी मिले या न मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने वो मेडल जीता। यही मेरी जिंदगी का निशाना है, और ओलंपिक मेडल मेरी जिंदगी का निशाना है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने वो हासिल कर लिया तो मैं कामयाब हूँ। अगर मुझे ओलंपिक मेडल नहीं मिला तो शायद मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं खुद को कामयाब नहीं मानूंगा। तो जब किसी के नजदीक कामयाबी की इतनी साफ परिभाषा हो, तुम उसे नाम दो, शोहरत दो, पैसा दो, रिश्ते दो, सब कुछ दो, लेकिन उसके जहन में वो कामयाब नहीं होगा। और इसी वजह से कुछ बहुत, तुम्हें पता है, अच्छे अच्छे मशहूर लोग, कभी बहुत जवान, कभी बूढ़े लोग, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी के बावजूद
वो खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नाकाम है। नहीं, वो, तुम्हें पता है, अपने दिमाग में कामयाब नहीं है। और हमने ऐसी लंबी लिस्ट देखी है। तुम इतिहास उठाकर देखो, तुम्हें पता है, बस गूगल पे सेलिब्रिटी सुसाइड लिखो, तुम्हें बहुत सारे दिख जाएंगे जिन्हें हम बहुत बड़ी कामयाबी समझते थे और जिनके पास देने को बहुत कुछ बाकी था, फिर भी उन्होंने अपनी जान ले ली अलग अलग वजहों से, और उनमें से एक वजह कामयाब ना हो पाना भी है। तो हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए क्या स्थान है? और मैं इस पे थोड़ा गौर करना चाहता हूँ, और मैं इस श्लोक से शुरुआत करना चाहता हूँ। ये श्लोक बृहद संहिता में है और इसका अनुवाद है, आत्मा मन से मिलती है, मन इंद्रियों से, और इंद्रियां अपने अपने मकसद से। ये सिलसिला बहुत तेजी से होता है। ऐसा ताल्लुक होने के बाद क्या ऐसी कोई चीज है जो मन के लिए नामुमकिन हो? और मन जिधर जाता है, आत्मा भी उधर ही जाती है। तो बृहद संहिता कहती है कि ये आत्मा का मन से ताल्लुक है, और मन के साथ तुम उस रुख पे बढ़ते हो जो तुम चाहते हो। आत्मा जिधर जाए, मन उधर जाता है, और उल्टा भी। तो अगर मन किसी तरफ बढ़ रहा है, आत्मा भी उसी रुख पे चलती है। तो ये जरूरी है कि तुम अपने मन पे काबू रखो, क्योंकि कामयाबी भी तुम्हारे दिमाग में है। तुम किस तरह की कामयाबी हासिल करोगे, और तुम्हें पता है, मुकाम अपना लेते हो कि मेरे लिए कामयाबी का ये मतलब है। तुम वो माइलस्टोन बनाते हो, और उन माइलस्टोन को बनाते ही रहते हो। एक बार जब तुम कामयाबी के एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो तुम सोचोगे, अब आगे क्या? अब क्या करूं? फिर तुम दूसरा चुनते हो, फिर तुम दूसरा चुनते हो, फिर तुम दूसरा चुनते हो, और ये सिलसिला जारी रहता है, और करते रहो और पाते रहो। कारोबारी, तुम्हें पता है, बहुत कामयाब कारोबारी जो हकीकत में बहुत बहुत बड़े हौसले वाले होते हैं, अपने लिए ऐसे ही निशाने बनाते रहते हैं। मुझे अपनी कंपनी के लिए इतना बाजार हासिल करना है, और जब वो बाजार हासिल कर लेते हैं, तो उनके सामने एक और माइलस्टोन होता है, फिर एक और, फिर वो चाहेंगे कि सबसे ऊपर हो, फिर वो चाहेंगे कि दुनिया में नंबर 1 बने, बहुत अच्छा करना चाहेंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। तुम जानते हो, जैक वेल्च मिसाल के तौर पे जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक के बड़े लीडर, और वो जहां पहुंचे, और जनरल इलेक्ट्रिक अब जहां है, जेफ इमेल्ट के संभालने के बाद क्या हुआ, हम जानते हैं। तो ऐसे मामले में जहां कामयाबी रिलेटिव है और माइलस्टोन मौजूद है, ये सब इस पे निर्भर करता है कि तुम अपने मन को किस रुख पे ले जाना चाहते हो। और अगर तुम देख रहे हो कि तुम किन शोबों में कामयाब हो सकते हो, तो कुंडली में कुछ इशारे सीधे दिए गए हैं जहां तुम्हें कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले, जो घर तुम्हारी कुंडली में सबसे मजबूत है, वहां तुम्हें कामयाबी मिलेगी। किसी दोस्ताना राशि में ज्यादा फायदा, किसी भी घर में तुम्हें वहां कामयाबी मिलेगी, कम से कम उस पोटेंशियल तो है ही। तुम्हारा दूसरा घर मजबूत है, तुम पैसे में कामयाब होगे। दूसरा और 11वां घर, जब उनकी एनर्जी एक हो, पैसे से जुड़ी बड़ी कामयाबी, लगभग तुम्हारी तमन्नाओं के पूरे होने तक। 5वां घर, बहुत मजबूत, लग्न बहुत मजबूत, कला में कामयाबी, स्टेज परफॉर्मेंस में कामयाबी, फनकारी में कामयाबी, पैसे के निवेश में कामयाबी, इश्क मोहब्बत में कामयाबी। 9वां घर, लग्न से जुड़ा हुआ, मिसाल के तौर पे ऊंची डिग्रियों में, ऊंची तालीम में कामयाबी, तुम्हें पता है, गुरु माने जाने में, खुद उस्ताद माने जाने में कामयाबी, बहुत बुलंद शोहरत, और किस्मत और तकदीर के दरवाजे तुम्हारे लिए तालीम और ज्ञान की चाबी से खुलते हैं, मिसाल के तौर पे। चौथा घर, अगर ये बहुत बहुत मजबूत है, जायदाद में कामयाबी, जेवरात में कामयाबी, तुम्हारी पसंद की गाड़ियां हासिल करने में कामयाबी, और अगर उस पे किसी नेक किरदार की नजर हो या बृहस्पति की भी, तो तुम्हारा दिल भी खुश रहता है, तुम्हें मन की शांति और घर का सुकून मिलता है। और इसी वजह से चौथा घर कामयाबी के लिए एक बहुत बहुत मजबूत घर है। तो जितने ज्यादा नेक किरदार उस घर से जुड़ते हैं, घर का मालिक जितनी अच्छी जगह बैठा हो, तो तुम्हारे पास उस खास घर में कामयाबी का बड़ा पोटेंशियल है। चाहे वो तुम्हारे करियर से जुड़े या न जुड़े, ये गौण बात है। चाहे वो पैसे से जुड़े या न जुड़े, ये गौण बात है। चाहे वो तुम्हारे लिए बड़ा नाम और शोहरत लेकर आए या ना आए, ये दूसरी बात है।
मगर तुम उस घर के जरिए जिंदगी के उस शोबे में जरूर बहुत कुछ हासिल करोगे। अगर घर बहुत मजबूत है, घर का मालिक बहुत मजबूत है, और अगर नेक किरदार उससे जुड़े हो और कोई बुरा किरदार ना हो, ये एक साधारण कसौटी है कि तुम उस खास शोबे में कामयाब होगे या नहीं। कामयाबी की मात्रा कम या ज्यादा होगी इस पे कि कितने नेक किरदार जुड़े हैं और कितने बुरे किरदार इस कामयाबी को खराब कर रहे हैं। ज्यादा नेक किरदार जुड़े हो और कोई बुरी नजर न हो, कोई बुरा मिलन न हो, कोई बुरा दोष न हो, घर का मालिक मजबूत हो, तो बहुत बड़ी कामयाबी है उसमें। एक नेक किरदार उससे जुड़ा हो मगर फिर भी घर मजबूत हो, घर का मालिक मजबूत हो, अच्छे नेक किरदार हो, 2-3 नेक किरदार जुड़े हो, बड़ी कामयाबी। मगर सबसे ज्यादा नहीं, 2 बुरे किरदार और 2 नेक किरदार जुड़े हो, बराबर की कामयाबी। एक नेक किरदार या कोई नेक न हो और एक बुरा दोष और एक बुरा किरदार जुड़ा हो, जिंदगी के कुछ हिस्सों में कुछ कामयाबी, मगर उस खास शोबे में बड़ी मुश्किलें। 2 या 3 बुरे किरदार जुड़े हो, कोई नेक न हो, घर बुरा न हो, नीच या कमजोर, उस घर के शोबे में कामयाबी के नाम पे कुछ खास नहीं। ये कामयाबी की एक साधारण समझ है। जैसे ही तुम ये ताल्लुक देख लेते हो, पढ़ाई लिखाई में कामयाबी और साथ में पैसा, तो 9वां और दूसरा घर। करियर में कामयाबी और साथ में पैसा, तो 10वां और दूसरा घर। नाम और शोहरत में कामयाबी और जिंदगी में बड़ी इज्जत, बहुत मोहब्बत और सम्मान, 5वां घर और लग्न का मेल, और काफी हद तक 11वें घर का मेल। विलायत में कामयाबी, मजबूत 12वां घर। विलायत में कामयाबी और बहुत सारा पैसा, दूसरा घर भी इसमें शामिल हो जाता है। विलायत में कामयाबी, बहुत पैसा, बहुत नाम, शोहरत, इज्जत, लग्न भी इसमें शामिल हो जाता है। तो तुम्हें इन 2-3 को जोड़ना है और देखना है कि कहाँ कोई योग है। तुम्हारी कुंडली में कोई मजबूत योग है। गजकेसरी योग, कामयाबी कम या ज्यादा उस शोबे में जहां तुम जाना चाहते हो, मगर लोग तुम्हें गुरु मानेंगे, लोग तुम्हें माहिर मानेंगे, लोग तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तरह देखेंगे जो बहुत कुछ जानता है और जो उस शोबे में सच में खुदा का फजल पाया हुआ है। लक्ष्मी योग, अच्छा खासा पैसा, खासकर 5वें और 9वें घर के जुड़ाव से, चाहे दूसरे घर से जुड़े या लग्न से, नाम, शोहरत, इज्जत और पैसा। तुम्हारी शादी में कामयाबी, बहुत मजबूत 7वां घर, मजबूत 7वां मालिक, और सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा जीवन साथी भी मिले। मजबूत शुक्र, मजबूत बृहस्पति, और उनमें से कोई एक किसी मजबूत योग में हो, शुक्र लक्ष्मी योग में हो या बृहस्पति गजकेसरी योग में हो, खासकर जब उनमें से कोई तुम्हारा 7वां मालिक हो। औरत के लिए जहां बृहस्पति शामिल हो और शुक्र 7वां मालिक हो। मर्द के लिए जहां शुक्र शामिल हो और बृहस्पति 7वां मालिक हो, तो जीवनसाथी बेहतर खानदान से होगा, तुमसे ज्यादा दौलतमंद होगा, शायद तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी हो, तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा अच्छा दिखे, तुमसे बेहतर करियर भी हो सकता है। तो शादी में कामयाबी वहां मिलेगी जहां जीवनसाथी तुमसे कहीं बेहतर होगा, और अगर नजर भी हो तो तुम अपने जीवनसाथी की कामयाबी पे फख्र भी करोगे। तो कामयाबी के मामले में ग्रहों की एनर्जी के इस मेल को ऐसे ही समझना चाहिए। और अब एक अहम योग जिसका जिक्र श्लोक में है, बृहस्पति से जुड़ा हुआ। मैं अनुवाद करता हूँ। अगर पैदाइश के वक्त बृहस्पति तुला राशि में पाया जाए तो शख्स के पास हैरतंगेज दौलत होगी, बहुत बातें करेगा, बड़ा आदमी होगा, अपनी अक्ल के लिए मशहूर होगा, खूबसूरत होगा, अच्छे चाल चलन वाला होगा, विनम्र होगा और कारोबारी मामलों में बेहद कामयाब होगा, मगर वो अपने दुश्मनों से परेशान रहेगा। तो बृहस्पति एक गुरु, दानिशमंद शख्स तुला राशि में, जो दूसरों के रिश्तों और यहाँ तक के कारोबार और साझेदारी की राशि है, बहुत बड़ी कामयाबी। मगर क्योंकि ये दूसरों का घर भी है तुला, मगर 7वें घर की एनर्जी, जिसका मतलब है कि वो दुश्मनों से परेशान भी रहेगा। अब क्या तुम ऐसे शख्स को कामयाब कहोगे? नाम और शोहरत तो है, मगर हर वक्त उसके दुश्मन, उसके मुखालिफ, उसके हरफियेफ उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसे चैन से जीने नहीं देंगे। तो अब तुम फैसला करो। अगर तुम्हारे पास तुला राशि में बहुत मजबूत बृहस्पति है जो तुम्हें बहुत कुछ देता है, मगर तुम हमेशा
पूरी जिंदगी दुश्मनों से परेशान रहते हो तो वो कैसी जिंदगी होगी। फिर इतनी सारी कामयाबी के बावजूद तुम शायद बहुत खुश ना हो, तुम्हें शायद इत्मीनान ना हो। और इसी वजह से कामयाबी एक ऐसी रिलेटिव चीज है और तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हारे लिए कामयाबी का क्या मतलब है। तुम्हारी कुंडली तुम्हें वादा तो जरूर देगी, पोटेंशियल भी देगी, मगर ये नहीं कि कामयाबी पक्की है। सिर्फ कुंडली देखकर नहीं जान सकते। तीसरे घर और कामयाबी देने वाले घर के दरमियान जितनी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, ये बड़ी हद तक तय करेगा कि तुम्हारा कितना काबू होगा, हदों को आगे बढ़ाने और ज्यादा कामयाबी पाने में तुम्हारे पास कितने चारा छोब है। अगर 10वां घर बहुत मजबूत है मगर उसका तीसरे घर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुम्हारी कोशिशों के बावजूद तुम्हें करियर में जैसी कामयाबी चाहिए वो शायद न मिले, और तुम्हें जो कामयाबी मिलेगी वो तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी मेहनत का मेल होगी। मगर अगर तुम 10वें मालिक और 10वें घर और तीसरे घर या उसके मालिकों को बहुत मजबूती से जोड़ रहे हो, तो तुम जितनी ज्यादा मेहनत अपने करियर में लगाओगे उतनी ही ज्यादा कामयाबी पाओगे। मिसाल के तौर पे तो तुम्हें ये मेल देखने की जरूरत है और समझना है कि तुम्हारे लिए कामयाबी का क्या मतलब है। तो अब जब हमने इस पे बात कर ली है, तो देखो तुम्हारी कुंडली में सबसे मजबूत घर कौन सा है, जिसपे सबसे ज्यादा नेक किरदारों की नजर हो, किसी भी बुराई या बुरे दोष की नजर सबसे कम हो। कौन सा घर सबसे ज्यादा योगों से और नेक किरदारों से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे लिए कौन सा वक्त आने वाला है। और फिर उस रुख पे खुद को आगे बढ़ाओ और उतनी कामयाबी हासिल करो जितनी तुम्हारी कुंडली तुमसे वादा करती है। तो दोस्तों, मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। अगर तुम मुझसे ज़ाती सलाह लेना चाहते हो तो मुझसे राब्ता करो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए। जब तक हम फिर कभी किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ये है तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।